तो स्टूडेंट मोस्ट वेलकम प्रवीण सर क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो अपनी क्लासेस चल रही थी उसके बाद में हम लोग वापस उसी सीरीज को कंप्लीट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ एक पार्ट्स बचा हुआ था, वो चीज़ें आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। हो सकता है एक वीडियो और डालनी पड़े, उसके अंदर आप लोगों का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग ना एक टॉपिक बचा हुआ है हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी ऑफ गट कहने का मतलब क्या है? गट सर वही चीज है जिसको आप लोग एलिमेंट्री कनाल के नाम से जानते हैं, जिन्हें मेरे बच्चों आप लोग आहार नली के नाम से जानते हैं। आहार नली के अंदर मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि सर अपने जो आहार नली मुख से लेकर के आपके एनस तक जाती है, जो गुदा तक जाती है, पूरी पूरी जो पाइप होती है ना, उसे आप लोग गट भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्री कनाल भी बोल सकते हैं, आहार नली भी आप लोग उसे बोलते हैं, जिसे जीआईटी ट्रैक के नाम से भी बोलते हैं। अब इसके अंदर हम लोग आगे ये देख रहे थे कि सर इसके हिस्टियोलॉजी, हिस्टियो का मतलब क्या होता है कि आप देखें हिस्टियोलॉजी, हिस्टो का मतलब आपका होता है टिश्यूज, लॉजी का मतलब क्या होता है आप लोग बता देंगे अध्ययन करना, नहीं सर क्या होता है अध्ययन करना। तो यानी कि जो आप लोग टिश्यूज यानी उत्तकों का जो अध्ययन करेंगे, यानी कि सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अपनी लेयर्स बनी हुई हैं सर वो किसके माध्यम से बनी हुई है? हिस्टियोलॉजी के अंदर। तो अगर देखो इमेजिन करो मैंने क्या किया सर, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो नहीं और मेरे तो आपको पता गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही गुस्सा आया मैंने क्या किया, एक चाकू उठाया और आपकी गर्दन अलग। जैसे ही मैं गर्दन अलग करूंगा ना, आपका जो मुंडी मुंडी कटने के बाद में ये लो आपकी मुंडी मैंने काट दी। अब इसके बाद में आपकी गर्दन कुछ यूं दिखेगी, यानी इसके नीचे वाला हिस्से को जब मैं यूं करूंगा ना तो आपको ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, एक डायमीटर के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। जब मेरे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जब इसको माइक्रोस्कोपिक के माध्यम से जब आप लोग देखते हैं ना, तो आपको इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलती है, जिसके अंदर मेनली हम लोग 4 लेयर्स देखते हैं, जिसके अंदर शिरोसा है, मस्कुलरेज है, जिसके अंदर सम्यूकोसा है, और एक आप लोग कौन सा बता देंगे, सिरोसा है। ये जो लेयर्स होती हैं, इन चीजों का जो आप लोग अध्ययन करते हैं उसे हिस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी इमेजिन कर लो मैंने आपकी गर्दन काट दी और मैं आपको देख रहा हूं ना, तो आप देखें सर आपकी गर्दन है कुछ यूं देखने को मिलेगी, एक हिस्सा आपको यूं देखने को मिला है, एक परत उसके ऊपर यूं, फिर एक परत यूं, फिर इसके ऊपर एक परत यूं देखने को मिलेगी, इसी के साथ में एक परत इसके ऊपर और देखने को मिलेगी। जो सबसे ऊपर होती है ना, इसे आप लोग सिरोसा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिरोसा के नाम से जानते हैं। फिर अगर मैं बात करूं इसके नीचे आपके और पाई जाती है, जिसे मस्कुलरिस के नाम से आप लोग जानते हैं। इसके नीचे और अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसे सबम्यूकोसा के नाम से जानते हैं, और इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसे किस नाम से जानते हैं? म्यूकोसा के नाम से। तो मैंने 4 परतें लिखी है, जब मैं आपकी गर्दन काट दूं जब मैं आपको देखूंगा ना, तो आपको ये 4 परतें दिखाई देगी, यानी 4 लाइनिंग आप लोगों को दिखाई देगी, जिसको सबसे ऊपर सिरोसा, नीचे मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और सबसे नीचे म्यूकोसा। अब सर जैसे ही हमने ना आपको गर्दन को काट दिया, अब काटने के बाद में एक हिस्सा ये है जो आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल खाली जो दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर आपका फूड जाता है, जिसके अंदर आपका भोजन जाता है, इस हिस्से को आप लोग एक नाम देते हैं ल्यूमन। क्या नाम देंगे? ल्यूमन। ल्यूमन का मतलब होता है जो खाली हिस्सा होता है ना, उस चीज के बारे में आप लोग यहां पर आकर के देखते हैं। ठीक है सर। सिरोसा, सिरोसा सर सबसे बाहरी परत होती है, यानी कि जिसके अंदर आपको विसरल एपिथेलियम देखने को मिलता है, उसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? सिरोसा के नाम से आप लोग जानते हैं। फिर अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों आप लोगों के साथ में कौन सी सर? सबम्यूकस। ये जो आपको दिखाई दे रही है ना सबम्यूकस, इसके अंदर जैसे आपको जैसे होता है ना, बहुत बार जैसे आपको फील होने स्टार्ट हो जाता है सर हमें एसिडिटी हो रही है, सर हमें भूख लग चुकी है, वो पूरा पूरा जो आप लोगों का प्रोसेस चलता है ना, वो इस लेयर की वजह से चलता है, क्योंकि इसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर आपकी ब्लड नर्व्स पाई जाती है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स आप लोगों की पाई जाती है। तो यानी कि आपकी आर्नली का वो भाग कौन सा है? सबम्यूकोसा है, जिसके अंदर आपकी ब्लड वेसल्स, नर्वस सिस्टम, या फिर हम बोलूं सर कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। आप बोलते हैं ना सडनली ओ हो सर हमें तो भूख लग चुकी है, तो वो वाली जो चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है ना, वो आपकी किसके अंदर होगी? सबम्यूकोसा के अंदर आती है। फिर आपका देखो सर म्यूकोसा। अब म्यूकोसा कौन सी होती है? म्यूकोसा के अंदर अगर मैं बात करूं तो आप लोग बता देंगे सर ये इनर मोस्ट होती है, यानी ल्यूमन के जो नजदीकी वाली जो होती है ना, यानी सबसे जो खाली हिस्सा होता है उसके पास वाली जो लेयर होती है उसे आप लोग म्यूकोसा के नाम से जानते हैं। और इस म्यूकोसा के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है मेरे बच्चों? आपकी जो जठर ग्रंथियां हैं, यानी आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, उन लोगों के अंदर आप लोगों को क्या देखने, क्या है ये? कहां घूम रहे हो? इधर बैठ बैठ बैठ, इधर बैठ। मानते नहीं है यार ऐसे। ठीक है, देखो इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं कि सर आप लोग बता देंगे कि सर म्यूकोसा के अंदर आप लोगों को क्या होगा कि सर सबसे जो इनरमोस्ट सेल है, जिसके अंदर आपकी जठर ग्रंथियां पाई जाती है, उसे आप लोग क्या बोल देंगे? सर म्यूकोसा लेयर है। ठीक है, पैर उठा ले गोगा, पैर बैठ जा सही ढंग से, आराम से, सबसे पीछे बैठ जा, सबसे लास्ट में चला जा, हाँ बैठ जा वहां पे आराम से। ठीक, देखो
म्यूकोसा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जा, इधर कभी कभी ना नए पढ़ने वाले बच्चे ना इधर आ जा, प्रिपरेशन इधर आ जा। ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको ना 2 3 4 5 6 बैठ, मानते नहीं है ऐसे, ठीक है, बस अब पिटाई है। अनुसर बिल्कुल चुप, ठीक, चलो आगे, आ जाओ, चेयर ले लो, चेयर लेकर के बैठ जाओ आराम से, ठीक है। म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि म्यूकोसा के अंदर ये रही, उठा ले यहाँ से। म्यूकोसा के अंदर आप लोग क्या देखते हैं मेरे बच्चों, जो इनर मोस्ट सेल होती है ना, जिसके अंदर आप लोग किस नाम से देखते हैं कि सर इसके अंदर आपको जो भूख लगती है, यानी कि आपकी जो ग्रंथियां हैं जिसे आप लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। अब आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कौन सा, कि सर अपने ना जठर ग्रंथियां पाई जाती है पेट के अंदर, तो वो यहाँ जो मस्कुलरीज होती है ना, ये 2 टाइप की पाई जाती है, कुछ एक आपकी यू शेप के अंदर पाई जाती है और कुछ एक आपकी यूं पाई जाती है। तो जब ये देखो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके की बनाऊंगा ना, तो इनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपको जठर ग्रंथियां इस तरीके के फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। जो वो फॉल्ट्स है ना, वो यहाँ पर आपका मस्कुलरीज की वजह से होता है। तो कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा, यानी मैंने 4 परतें बताई, एक सिरोसा, एक मस्कुलरीज है, एक सबम्यूकोसा है, एक आपकी कौन सी है, सिरोसा है। ये जो सब की सब है, ये आपकी कौन सी हो जाएगी मेरे, जो आपकी हिस्टोलॉजी ऑफ गट के नाम से आप लोग जानते हैं। ये था आपका कुछ। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। सर इसके आगे वाला जो टॉपिक है ना, उसे आप लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, किस नाम से, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। आप लिखेंगे आगे कौन सा आ जाएगा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि आपकी जो पाचक ग्रंथियां मेरे बच्चों, पाचक ग्रंथियां, इनके बारे में देखते हैं। ये पाचक ग्रंथियां कौन सी होगी, वो ग्रंथियां होती है जो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रही है, भोजन को पचाने का जो काम करती हैं, उन्हें आप लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। आप लोग उन्हें पाचक ग्रंथियों के नाम से भी जानते हैं। अब जो पाचक ग्रंथि है ना, इस पाचक ग्रंथियों को समझने से पहले भी आप लोग ये समझो कि सर जो ग्रंथियां होती है ना, ये मेनली 3 प्रकार की पाई जाती है। ग्रंथियां मेनली 3 प्रकार की। अगर मैं एक बात करूं तो आप लोग बता देंगे, एक तो आपकी कौन सी होती है, आप लोग बता देंगे अंतःस्त्रावी होती है, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, या फिर आप लोग इन्हें क्या बोलते हो इंग्लिश के अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हो। दूसरा अगर मैं बात करूं ना, तो आप लोग बोल देंगे एक होती है बहिस्त्रावी, बहिस्त्रावी ग्रंथियां, बहिस्त्रावी ग्रंथियां। एक जो होती है ना, आप लोग कौन सी बता देंगे सर, मिश्रित होती है, मिश्रित ग्रंथियां होती है। 3 बताइए हैं, एक आपकी अंतःस्त्रावी, एक बहिस्त्रावी, एक मिश्रित ग्रंथि। 3 हो गई आप लोगों की, लिख लो कॉपी के अंदर फटाफट। अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी और एक आपका मिश्रित स्त्रावित होती है, जिसके अंदर आप लोग क्या देखते हो मेरे बच्चों, जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होती है ना, ये कौन सी होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड्स क्या होता रहता है, सॉरी आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब देखो हार्मोन्स कैसे, मान के चलो सर ग्रंथि तो आपकी यहाँ पे है और यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स हैं। अब ये क्या करेगी सर, इस ब्लड के अंदर अपने हार्मोन्स को डालने के लिए क्या करेगी, डायरेक्ट इसके अंदर डाल देगी। यानी यहाँ से इसको क्या है, किसी भी बीच के अंदर मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए आप लोग इसे क्या कहते हो, अंतःस्त्रावी कहते हैं। यानी कि जो ग्रंथि आपके क्या कर रही है सर, हार्मोन्स को रिलीज कर रही है, वो क्या करेगी, डायरेक्ट ब्लड के अंदर आपका क्या कर देगी, मिला देगी। जबकि अगर मैं बहिस्त्रावी ग्रंथि की बात करूं, तो आपकी मान के चलो सर ग्रंथि तो आपकी यहाँ है और ब्लड वेसल्स यानी एक रक्तवाहिका आपकी यहाँ पाई जाती है। ये आपकी क्या है, रक्तवाहिका है। अब रक्तवाहिका से जब ब्लड आपका इस साइड के अंदर आता है ना, तब आप लोग इसे किस नाम से जानते हो, आप लोग बता देंगे सर बहिस्त्रावी। यानी मान के चलो सर एंजाइम्स है, जैसे मेरा पेरोटिड ग्रंथि है, अब मेरे मुख के अंदर पानी आ रहा है, सर जो पानी आ रहा है ना, अब आइए से तो है नहीं ना कि अपने जो जीभ के पास में कोई ग्रंथि पड़ी है, ग्रंथि तो यहाँ है, पेरोटिड कान के पास में, पिनिया के पास में। अब पानी तो आपके यहाँ तक जो आ रहा है, वो आ रहा है एक पाइप के माध्यम से, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हो, स्टेनसन्स डक्ट के नाम से जानते हो। पानी जब आपके यहाँ पर आता है ना, तो वो पाइप के माध्यम से आ रहा है, इसीलिए आप लोग बहिस्त्रावी, बही का मतलब कि वो बाहर किसी मीडियम की सहायता से कर रही है। और जब आप लोग बता देंगे सर जब दोनों काम हो रहा है, अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी, तब आप लोग उसे किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्या ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए? और आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लो और अपने नोट्स बनाते रहो साथ साथ के अंदर, ठीक है। चलें आगे, आगे देखो। और जो अपनी ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना, ये सब की सब मेरे बच्चों आपकी बहिस्त्रावी ग्रंथि है, एक आपकी मिश्रित आ जाएगी जिसे आप लोग पेनक्रियाज के नाम से भी जानते हैं। साफ कर दूं ये, ठीक। आप देखो आगे,
सर अपनी जो पाचक ग्रंथियां हैं, पाचक ग्रंथियों के अंदर सबसे पहले आपकी आती है लार ग्रंथियां। कौन सी आती है? लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जिसे आप लोग सलाइवरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हो। ये जो लार ग्रंथियां होती है ना, ये मुख गुहा, आप लिख लेना, मुख गुहा वह इसके आसपास में पाई जाती है, वह इसके आसपास में पाई जाती है। यानी मुख गुहा और मुख गुहा के आसपास वाले एरिया के अंदर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये क्या स्त्रावित करती रहती है मेरे बच्चों? आप लोग बता देंगे सर ये लार स्त्रावित करती है। क्या करती है? लार स्त्रावित करती है। और इसका जो पीएच मान होता है ना, वो कितना होता है? 6.8 होता है। जिसका पीएच मान 6.8 होता है तो आप लोगों को पता है सर पीएच वैल्यू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जिसका पीएच मान क्या है 7 से नीचे है वो आपका कैसा होता है? एसिडिक होता है। और ऊपर होता है वो कैसा होता है? एल्कालाइन होता है, क्षारीय प्रकृति का, जिसे आप लोग बोलते हो। तो सर अपनी लार ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, उन चीजों को हम लोग एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इसके अंदर क्या देखते हैं कि सर यहां पर आप लोग ये देखते हैं कि सर आपकी जो मुख गुहा है, तो आप लिख लेंगे सर मुख गुहा के अंदर जो अपनी है, मुख गुहा के आसपास में जो लार ग्रंथियां हैं। अब इस तरीके से जब अपना मुंह को देखोगे, आपका जब मुख को आप लोग यूं देखोगे ना, ये आपका ही मुख है, मेरा नहीं है, ठीक है? अच्छा मेरा भी है क्या सर? ठीक है, आ जाओ। देखो आप लोग कुछ यूं देखेंगे सर, ये आपका मुख होता है। अब इस मुख के अंदर मैं आपको बता दूं सर, यहां पर आपकी नोजल कैविटी होती है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे यहां पिनिया होता है। अब इस पिनिया के पास में ना, देखो बायो की लैंग्वेज में पिनिया किसको कहा जाता है? कान को कहा जाता है। कान के आसपास के अंदर आप लोग बता दें मेरे, तो यहाँ एक क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है। और उस ग्रंथि का नाम क्या है? पेरोटिड ग्रंथि है। कौन सी है? पेरोटिड ग्रंथि है। पेरोटिड ग्रंथि, हाँ जी सर। और एक आपकी जबड़ों के जंक्शन के पास में यहां पर एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? सब मैंडिबुलर के नाम से जानते हैं। सब मैंडिबुलर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। या आप लोग इसी को किस नाम से सर? सब मैक्सिलरी, मैक्सिलरी ग्रंथि के नाम से आप लोग इसे जानते हैं। सब मैंडिबुलर बोल दो या फिर सब मैक्सिलरी बोल दो। एक आपकी सर यहाँ पर इस तरीके से जो जीभ होती है ना, उस जीभ के नीचे यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, उसे आप लोग सब लिंगुअल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब लिंगुअल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा आप लोगों को? यानी 3 ग्रंथियां बता दी, पेरोटिड होगी, सब मैंडिबुलर होगी और एक आपकी सब लिंगुअल होगी। ये जो तीनों ग्रंथियां मिलकर के ना आपकी बॉडी के अंदर क्या करती रहती है मेरे बच्चों? आप लोग बता देंगे लार का निर्माण करती है। हो गया, ठीक। अब सर यहां पर ये जो ग्रंथि पाई जाती है, ग्रंथि तो आपके कान के पास में, लेकिन पानी तो अपने मुख के पास में आता है। ये किसके माध्यम से आता है? तो आप देखें सर, पेरोटिड ग्रंथि से इस तरीके से एक पाइप आती है। पेरोटिड ग्रंथि से इस तरफ एक क्या आती है? पाइप आती है, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? स्टेनसन्स डक्ट के नाम से। स्टेनसन्स डक्ट जिसे कहा जाता है। यानी कि पेरोटिड ग्रंथि से जो पाइप आती है उसे आप लोग स्टेनसन्स डक्ट के नाम से जानते हैं। और जो यहां से जो आ रही है ना, देखो ये जो जबड़ों के जंक्शन के ऊपर है, यहां से जो ग्रंथि आ रही है ना, इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों? आप लोग इसे वाटसन के डक्ट के नाम से, वाटसन डक्ट के नाम से जानते हैं। यानी आपकी जबड़ों के जो जंक्शन है वहां से जो आपकी आ रही है एक पाइप आती है, इस तरीके से लंबी आती है, जिसे आप लोग वाटसन डक्ट से। और यहाँ पर आप लोग देखें मेरे बच्चों, यहाँ से इस सब लिंगुअल से एक पाइप निकलती है, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? आप लोग बता देंगे मेरे बच्चों, इस ग्रंथि को आप लोग क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ रेवेनस कहते हैं। डक्ट ऑफ रेवेनस, यानी इस ग्रंथि का आप लोग क्या नाम दे देंगे? डक्ट ऑफ रेवेनस के नाम से भी आप लोग इस चीज को जानते हैं। तो यानी कि आप लोग क्या देखेंगे सर, ये जो ग्रंथियां थी ये सब की सब मुख गुहा की ग्रंथि। अच्छा आपसे पूछ ले जाइए सर पेरोटिड ग्रंथि कहाँ है, तो आप लोग बता दें सर कान के पास में पाई जाती है। इसके बारे में आप लोग लिख देंगे, सब मैंडिबुलर जो ग्रंथि होते हैं ना, ये जब दोनों जबड़ों क्या होता है? जंक्शन, जंक्शन यानी कि जहां पर दोनों जबड़े मिलते हैं, यानी कि ये जो आपका हिस्सा होता है ना, यहाँ पर आपकी क्या पाई जाती है? आप लोग बता दें सब मैंडिबुलर पाई जाती है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं ना, यहाँ जो मेरे जीभ वाला जो हिस्सा है, इसके नीचे जो पाई जाती है ना, उसे आप लोग सब लिंगुअल के नाम से जानते हैं। और इसकी जो पाइप है उसे आप लोग डक्ट ऑफ रेवेनस के नाम से भी जानते हैं। हो जाएगा आप लोगों का, ठीक। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम जो सिक्रेशन करती है, जो सबसे ज्यादा स्रावित करती है, वो सब मैंडिबुलर करती है।
और जबकि आप लोग बता दें सबसे बड़ी अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो तब आप लोगों का नाम एक ही होना चाहिए सर, पैरोटिड ग्रंथि है, ये आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या इतनी सी चीजें आप लोगों को समझ में ये नहीं है? ठीक सर, हम लोग लार पढ़ रहे थे तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप लोग इसके अंदर क्या देखते हो कि सर ये जो ग्रंथियां हैं अपनी, इन ग्रंथियों के माध्यम से जो लार स्त्रावित हो रही है उनके फंक्शंस आप लोगों से पूछ ले, उनका फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि उनके कार्य क्या हैं। कार्य आप लोग फटाफट से अपनी कॉपी में वैसे ही आप लोग नोट डाउन कर लें, बट नॉट इंपॉर्टेंट। कार्य आप लोग देखते हैं कि सर आपके मुख के अंदर पानी आता रहता है, पानी आता रहता है यानी कि आपके मुख के अंदर ना एक नमी बनी रहती है, यानी कि आपके मुख को सूखने नहीं देगी, और सूखने नहीं देगी तो आप लोग क्या है इजीली बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों? बोल सकते हैं। यानी कि अगर आप देखो, अगर आपका मुख है ना बिल्कुल भी सूख जाए ना तो आप सही ढंग से बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि सर आपकी आवाज सही ढंग से नहीं निकल पाएगी। दूसरा, ये आपके मुख के अंदर क्या करती है मेरे बच्चों? साफ सफाई का भी कार्य करती रहती है। और इसी के साथ में अगर मैं बात करूं मेरे बच्चों, ये आपका भोजन का क्या करती है मेरे बच्चों? जो आपने फूड खाया है, मान के चलो आप सुबह खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते आप लोग क्या करते हैं, जब पूरी तरीके से भोजन आप लोग किसके अंदर मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं? लार के अंदर करते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर कहता है कि आप लोग भोजन को जब भी खाओ ना चबा चबा करके खाना चाहिए। मेनली कारण इसका क्या है? मेनली कारण यही है कि सर उस फूड का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाए और एंजाइम्स उसके ऊपर सही ढंग से कार्य कर सके। जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, वो अपनी कौन सी सर पैरोटिड ग्रंथि तो रिलीज करती है, वो उस भोजन के ऊपर सही ढंग से काम कर पाए ना, ताकि उसके ऊपर क्या हो जाएगा सर? कार्बोहाइड्रेट्स का सही ढंग से पाचन होना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें थी वो आपकी किसके अंदर है मेरे बच्चों? आप लोग बता दें कार्य में। और अच्छा, एक और बात हो रही है कि जब आपका भोजन पूरी तरीके से लार के अंदर मिल जाता है ना, तब मेरे बच्चों आप लोग उसे किस नाम से जानते हैं? बोलस के नाम से भी जानते हैं। क्या ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया? नहीं हो गया? ठीक। इसके बाद में अगर मैं बात करूं ना तो एक आपका आता है कंपोनेंट्स ऑफ सलाइवा। अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे सर, लार का जो संगठन है वो किस किस से मिलकर के बना हुआ है। लार का जो संगठन से होता है सर, उसके अंदर आप देखें सर, सबसे पहले तो आपका क्या पाया जाता है? H2 पाया जाता है, H2O पाया जाता है, यानी पानी पाया जाता है। प्लस के अंदर अगर मैं बात करूं सर, यूरिया, यानी कि जिसे आप लोग नाइट्रोजन वेस्टीज के नाम से भी जानते हैं, वो भी आपके भोजन के अंदर पाया जाता है। प्लस के अंदर अगर मैं बात करूं सर, सोडियम और क्लोरीन, ये आपके क्या पाए जाते हैं? आयंस पाए जाते हैं। सोडियम और क्लोरीन जो आपके आयंस पाए जाते हैं ना, ये तो क्या करते हैं, ये आपकी जो बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये टाइलिन एंजाइम है, इसको एक्टिव करने का काम है वो कौन करता है? सोडियम और क्लोरीन करता है। क्योंकि आप जो देखो ना, आपके मुख के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन एंजाइम्स को आप लोग किस नाम से जानते हैं? आप लोग कहते हैं टाइलिन। और टाइलिन मेरे बच्चों ये उस तरीके से एक्टिव करने का काम ये है कि टाइलिन तो आपके मुख के अंदर है, लार के अंदर है। अगर सोडियम और क्लोरीन की कमी है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन नहीं होगा तो आपको वो भोजन कभी भी लगेगा नहीं। तो इसीलिए ये टाइलिन इनएक्टिव होता है, बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि अब मैं ना आपको बहुत बार याद दिलवाता हूँ, अरे आप लोग मानस हैं, आप लोग जीवित हैं, दिलवाता हूँ या नहीं दिलवाता हूँ? आप लोगों को ऐसे याद दिलवाना पड़ता है कि आप पढ़ सकते हो, आप लोग महान बन सकते हो, बट आप कहते हैं ना, होता है नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ है कि सर इसी तरीके से ये आपका सोडियम और जो क्लोरीन है ना, ये आपका किसको? टाइलिन को एक्टिव करता है। अरे भाई साहब, तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पर सोडियम क्लोरीन टाइलिन को क्या करते हैं? एक्टिव करने का काम करते हैं। इसी के बाद में आपको एक नाम देखने को मिलता है लाइजोसियम। कौन सा देखता है? आपने नाम सुना लाइजोसियम। लाइजोसियम क्या होता है? एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल कहने का मतलब क्या है कि जब आप लोग भोजन को खाते हैं ना, तो खाते टाइम क्या हो जाता है कि सर आप न जाने कहां कहां से खा करके आते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं? बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। बैक्टीरियाज कहने का पर्पज क्या है मेरे बच्चों? ये है कि सर उसके अंदर क्या हो जाता है कि ये सब बहुत सारे पैथोजेंस भी आपकी बॉडी के अंदर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो ये पूरा जो था ना आपका सलाइवा का कंपोनेंट्स थे। क्या ये इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? ठीक। तो ये थी आपकी कौन सी सर? सलाइवा ग्लैंड्स। इसके बाद में अगर नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे बच्चों आप लोगों का कौन सा है? इसी के अंदर सर अपनी जो जठर ग्रंथियां हैं, यहाँ लिख लेते हैं कौन सी है? जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां ये मेनली दो पाई जाती हैं। एक आपकी कौन सी पाई जाती है? पेरिटल पाई जाती है, जिसे आप लोग ऑक्जेंटिक के नाम से भी जानते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। ठीक। और एक आपकी कौन सी पाई जाती है? आप लोग बता दें सर, गोबलेट सेल पाई जाती है, गोबलेट सेल पाई जाती है। और एक के अंदर आप लोग बता दें जिसके अंदर आपके एंजाइम्स रिलीज होते हैं, यानी कि पेप्टिक सेल आपकी पाई जाती है। इसे आप लोग पेप्टिक कोशिका के नाम से भी जानते हैं।
इसे आप लोग जिम्मोजेन के नाम से भी जानते हैं, जिम्मोजेन सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ कितना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या देखेंगे मेरे बच्चों, सर पेरिटल हो गया, एक आपकी गोबलेट होगी, एक आपकी कौन सी होगी, पेप्टिक होगी। सर जो पेरिटल होती है ना, ऑक्जेंटिक सेल होती है, ये आपकी बॉडी के अंदर क्या करती रहती है, ये आपकी बॉडी के अंदर HCl बनाने का काम कर रही है। क्या कर रही है, HCl बनाने का काम कर रही है यानी आपके अमाशय के अंदर पाई जाती है। क्या कर रहे हो, बैठ जो सही ढंग से ना, तो बातें क्यों कर रहे हो क्लास के अंदर। ठीक है, पढ़ने का आपके पास में सेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या करिए मेरे बच्चों, ये HCl बनाने का काम करिए। HCl बनाने का मतलब ये हो गया मेरे बच्चों कि सर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये एंटीबैक्टीरियल की भी तरह काम करता है। आप लोगों का बहुत सारे एंजाइम्स को ये एक्टिव करने का काम करता है। तो HCl बनाने का काम कौन कर रहा है, ऑक्जेंटिक सेल आप लोगों की कर रही है। गोबलेट सेल क्या करेगी, सर गोबलेट सेल याद करो मैंने एक बात बोली थी, इस तरीके से जो आपका अमाशय है यानी जो स्टमक है, इसके अंदर क्या होता है, HCl बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हो जाता है, आपके एसिडिटी हो जाती है, आपको जलन महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। अब एसिडिटी देखो या HCl की वजह से भी हो सकता है, और अगर आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तब भी आपकी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से एसिडिटी होती है। तो यहाँ HCl बहुत ज्यादा, और मैंने बताया था कायम का जो pH मान है ना, वो 1 से लेकर के 3 के बीच में चला जाता है, और यानी कि इतना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर तेजाब बन जाता है कि अगर आप किसी के चेहरे के ऊपर वो भोजन डाल दो ना, तो उस बंदे का क्या हो सकता है, सर चेहरा जल सकता है। तो इस HCl से बचाने के लिए अपने स्टमक को आपकी बॉडी क्या करती रहती है, गोबलेट ये एक म्यूकस को रिलीज करती है। म्यूकस यानी एक ऐसे लिक्विड को रिलीज करती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या नहीं होता मेरे बच्चों, सिक्रीशन नहीं होता है एक्स्ट्रा चीजों का, यानी कि आपको क्या होगा, जलन नहीं होगी, आपकी बॉडी क्या रहती है, सेफ रहती है। क्या कुछ समझ में नहीं है। इसी तरीके से जो पेप्टिक सेल है, पेप्टिक सेल आपके बहुत सारे एंजाइमों को क्या करती है, स्त्रावित करती है, जिसके अंदर आपका क्या आ जाता है, जैसे पेप्सिनोजेन आ गया, आपका प्रोरेनिन आ जाता है, गैस्ट्रिक लाइपेज आ जाता है। ये जो पूरी चीजें हैं ये आपकी किसके अंदर पाई जाती है, आपकी जठर ग्रंथियों के अंदर आप लोगों की पाई जाती है। और जो बाकी की चीजें हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ गर्मी की वजह से ना थोड़ा सा इतना पढ़ाया भी नहीं जाता है। हाँ बजरंग, इसको ना थोड़ा क्लोज कर, चलो मेरे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग।